हार्दिक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है सर, नाउ यू आर लाइव। ठीक है, तो आप प्लीज कंटिन्यू करें। ओके, यस। हार्दिक, आप ओके। हाँ हार्दिक, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ये शहर कौन सा है जहां भी आप हैं? जी, आपको सुन नहीं पा रहे हैं हार्दिक। कैन यू हियर मी? मुझे सुन पा रहे हैं आप? कांट हियर यू हार्दिक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हार्दिक, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हार्दिक, कैन यू हियर मी? हाँ सर, बोले ना, क्लियर आ रही है। आवाज आ रही है साहब? हाँ हाँ सर, आ रही है। हाँ, एक दो चीज ना मुझे आप बताइए। जो लास्ट वीक का जो मैंने रिकॉर्डेड ये किया था, वो आपने सुना? लास्ट वीक, हाँ सर, सुना था। डिड यू लिसन टू द? आपने सुना? अच्छा, हाँ ठीक है, ओके सर, रिवाइज नहीं किया है बट सुना। अच्छा। उसमें कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो? सर, ऐसा होगा तो मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा सर। ओके, ठीक है, ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूं। तो बेसिकली ना, पिछली बार हम लोग जो बात किए थे उसके आगे मैं ले चल रहा हूं आपको। देखिए, आज जो हम लोग जिस चीज को टच करना चाह रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल रेशियोज। ठीक है, तो ये रेशियोज क्या है? व्हाट आर दीज रेशियोज? सो बेसिकली क्या होता है कि जो बैलेंस शीट में जो हमारे जो एसेट्स और लायबिलिटीज, और इन एसेट्स और लायबिलिटीज के बिना पर जो हम एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर मेरा हो रहा है, इन दोनों के बीच में ना क्या रिलेशनशिप है, ये रेशियोज में हम देखते हैं। जैसे कि लेट्स से कि आपके पास में प्रॉफिट जो है वो 200 रुपया है, ये, और लेट्स से 2 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ रुपए का आपका प्रॉफिट। नाउ 2 करोड़ रुपए आप कितना इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं? हाउ मच आर यू इन्वेस्टिंग टू अर्न दिस 2 crores? If you have invested 10 crores and you are earning 2 crores, बहुत अच्छी बात है। If you have invested 1000 crores and you are earning only 2 crores, तो फिर ना कुछ मजा नहीं आता है, लगता है कि जैसे कि बर्बादी हो रहा है। तो एसेंशियली रेशियो से क्या पता लगता है कि हमने जो इन्वेस्ट किया उस हिसाब से मेरा एक्टिविटी है या नहीं। दिस इज द बेसिक पॉइंट। दूसरा क्या होता है कि अगर हम किसी भी आइटम का अमाउंट को देखते हैं, आप एसेट्स की अमाउंट को देखते हैं, आप
क्रेडिटर्स के अमाउंट को देखते हैं आप, या प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से आप सेल्स के अमाउंट को देखते हैं, तो इट डज नॉट हैव मीनिंग अगर उसको बिल्कुल जस्ट अमाउंट, जब उसको आप किसी बेस फिगर के साथ मिला के देखते हैं, जैसे कि मेरा इस साल 200 करोड़ का सेल्स, तो 200 करोड़ अच्छा है या बुरा है ये मुझे तब पता लगेगा जब मैं पिछले साल का सेल्स देखूंगा। पिछले साल के सेल्स अगर मेरे 400 करोड़ थे और इस साल मुझे 200 करोड़ ही हुआ, तो फिर मैं इसको अच्छा कैसे मान सकता हूँ। लेकिन अगर पिछले साल मुझे 100 करोड़ ही सेल्स और इस साल मुझे 200 करोड़ हो रहा है, देन आई कैन कंसिडर इट टू बी अ गुड अचीवमेंट। तो एक तो ये है। दूसरा कि हमारा अगेन सेल्स ऑफ 1000 इज 10%। सपोज करो कि आपका सेल्स होता है 1000 और उसमें से आप प्रॉफिट कमाते हो 100, तो 10% की प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका सेल्स हो रहा है और प्रॉफिट कमाते हैं 100, तो आपका प्रॉफिट 5%। तो ये जो हम देख रहे हैं कि इसका परसेंटेज क्या है, 10% या 5%, बेसिकली दिस इज अ रेशियो। एक रेशियो है, एक हम दो चीजों के बीच में, दो आइटम्स के बीच में इन दोनों का रिश्ता क्या है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो मेजर रेशियोज हम नॉर्मली देखते हैं वो एक देखते हैं सेल्स और रेवेन्यू, इससे रिलेटेड कि हमारा हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, या सेल्स और रेवेन्यू के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, या फिर सेल्स के हिसाब से हमारा नेट प्रॉफिट क्या होता है, और या नहीं तो ओनर्स इक्विटी के अगर हम कंपेरेटिव परसेंटेज है सेल्स का या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सेल्स का, तो इन तीनों से मुझे हम लोगों को क्या पता, वन बेसिक थिंग, दूसरा है ओनर्स इक्विटी इनटू, और एक है सॉल्वेंसी। जो प्रॉफिटेबल सेल्स मतलब कि जो क्या है, कितने प्रॉफिट हम कमा, रुपए के अगर माल हम बेच देते हैं तो 100 रुपए। नाउ इसमें सबसे पहले उसका हमारा जो सेल्स था इन है क्या मार्जिन। नेक्स्ट हम देखते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन, सारे खर्चों को बाद करने के बाद व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट वी हैव। और इस प्रॉफिट को अगर हम सेल्स के साथ रिलेट करते हैं देन वी बिगिन टू अंडरस्टैंड द नेट प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट इज इट ऑफ सेल्स, एक ये पता लगता है। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, जो पैसे जो प्रोमोटर्स थे और जो शेयर होल्डर्स, इन लोगों ने कितने पैसे लगाए इन द बिजनेस, प्लस ये कुछ पैसे ये लगाए होंगे बोरो करके, ये दे वुड हैव बोरोड फ्रॉम अ बैंक और दे मे हैव बोरोड फ्रॉम बॉन्ड होल्डर्स, कहीं ना कहीं से ये बोरोइंग्स भी हुआ होगा। फ्रॉम दोज बोरोइंग्स व्हाट इज द बोरोइंग्स प्लस द अमाउंट दे इन्वेस्टेड ऑन देयर ओन, सब मिला के जो पैसे इनके पास आए, आउट ऑफ दैट व्हाट इज द रिटर्न दे आर गेटिंग। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग एसेट्स, जो हमारे एसेट्स हैं जिनके बिना पर हम इनकम जनरेट करते हैं। सी रिमेंबर हम लोग एक बात किए थे कि बिजनेस के पास में जो एसेट्स हैं उनमें से हो सकता है कि कुछ एसेट्स ऐसे हों जिनको कि वो बिजनेस एक्टिविटी में यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे उनके पास में कुछ जमीन है या कोई बिल्डिंग है जिसको कि वो डे टू डे बिजनेस में यूज नहीं करते, तो वो ऑपरेटिंग एसेट नहीं माना जाएगा उसको। हम ऑपरेटिंग एसेट्स में सिर्फ उन एसेट्स की बात करते हैं जो कि जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है विद द बिजनेस, व्हिच आर बीइंग यूज्ड
in a day-to-day basis in the running of the business. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमारा है, रिमेंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम टैक्स वगैरह की बात नहीं करते हैं. आई एम ओनली लुकिंग एट द बेसिक प्रॉफिट. और ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये कितना होता है एज कंपेयर्ड विद द ऑपरेटिंग एसेट्स, ये ज्यादा है कम है. उसके बाद रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, जो टोटल एसेट्स हमारा है, ऑब्वियसली ऑल द इन्वेस्टमेंट दैट आई मेड, ये इन्वेस्टमेंट को लेके व्हाट डिड वी डू, वी बॉट एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स हमने खरीदे, और विद दैट एसेट्स वी आर रनिंग आवर बिजनेस, वी आर अर्निंग इनकम. Now on that basis, what is the return we are getting on these total assets? This is one. Return on equity, जो हमारा इक्विटी है, डेट को छोड़ देते हैं. रिमेंबर हमारे फंड्स के दो सोर्सेस हैं, one relates to equity, one relates to debt. So in the case of equity, हम अगर इसमें 100 रुपए लगाए, what is the return I am getting on this 100 rupees? तो ये जो डिफरेंट रेशियोज हमारे पास में है, ये तीनों जो लाइट ब्लू में है यहाँ पर, these are telling us about the return on investment from an investor's point of view. Investors कौन कौन है इसमें? जो ओरिजिनल प्रोमोटर्स थे और जो शेयर होल्डर्स. From their point of view, business क्या उन्हें दे रही है? What is the amount that they are getting from the business? That is my return on investment. Now एक और एंगल होता है एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ एसेट्स. हमारे पास में जो एसेट्स है, इन एसेट्स के बिना पर हम कितने सेल्स जनरेट कर सकते हैं. लेट्स से कि मेरे पास में एसेट्स है 40 और हम सेल्स जनरेट करते हैं 400. देन आई नो दैट 10 times the amount of assets I am managing to get sales. Another company maybe is only getting, instead of 10 times, they are getting 5 times. So, क्या समझा जाएगा? Same level of assets पे, if I am able to generate a higher level of sales, I am considered to be more efficient. तो वो एक एंगल है. फिर ऑपरेटिंग एसेट्स के बिना पर कितने हमारे सेल्स होते हैं, ये भी हम देख सकते हैं. एंड सिमिलरली हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर कितना है. हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, इस चीज को हम लोग और डिटेल में समझेंगे. जो हमारा डे टू डे बिजनेस में जो काम आता है, बेसिकली जो करंट एसेट्स हमारे पास में है, वो हम कितना टाइम लगता है हमें इस करंट एसेट्स को रिकवर करने में, दोबारा इन्वेस्ट करने में, और फिर से इसको कैश में बदलने में. वील अंडरस्टैंड दिस बेटर. इसका एक सेल्स साइकिल होता है जिसको कि हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, एंड यू विल बिगिन टू अंडरस्टैंड दिस रेशियो बेटर. देन रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर. जो नेट प्रॉफिट कंपनी की है, अगर उसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, देन वी बिगिन टू अंडरस्टैंड कि अर्निंग्स पर शेयर क्या है. अर्निंग्स रिमेंबर इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. जहां भी आपको अर्निंग शब्द मिले, प्लीज अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नाउ डिविडेंड्स पर शेयर. पर शेयर क्या डिविडेंड्स कंपनी देती है? रिमेंबर व्हेन अ शेयर होल्डर इन्वेस्ट्स इन अ कंपनी, वन ऑफ द बिग थिंग्स व्हिच ही इज लुकिंग फॉर इज डिविडेंड्स. दो ही फायदे उसको हो सकते हैं अपने इन्वेस्टिंग से. वन इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. कंपनी डिविडेंड तब देगी जब वो प्रॉफिट कमाएगी. अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो द चांसेस आर कि डिविडेंड भी ज्यादा होगा. तो डिविडेंड इटसेल्फ इज समथिंग. अगर डिविडेंड इनको कम मिल रहा है ज्यादा प्रॉफिट कमाने के बावजूद, उससे हमें क्या पता लगता है कि प्रॉफिट को कंपनी री इन्वेस्ट कर रही है इस अपने ऑपरेशंस में. और अगर कंपनी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रही है और फिलहाल कम डिविडेंड दे रही है, तो शेयर होल्डर के मन में ये उम्मीद रहता है कि आने वाले दिनों में दिस कंपनी विल गिव अस अ बेटर रिटर्न. सो डिविडेंड्स पर शेयर इज इंपॉर्टेंट. नाउ डिविडेंड पे आउट रेशियो. अगर हमारा प्रॉफिट 100 रुपये है और अगर हम 40 रुपये उसमें से डिविडेंड में देते हैं, तो वी से दैट द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40/100. 100 में से 40 हमने डिविडेंड दिया, सो 40% इज माय पे आउट रेशियो. अगर हम 20 रुपये से डिविडेंड देते तो फिर हम अपने पे आउट रेशियो को 20% मानते. सो दिस इज अनदर थिंग. नाउ ये प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही थी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सॉल्वेंसी. और सबसे पहले सॉल्वेंसी में लेट अस लुक एट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. Solvency क्या है? Solvency is basically the ability of the business
to pay its debts. Every business takes a certain amount of debt. या तो long term या short term वो debt लेता है. Hardik, can you hear me? Hardik? Hardik, can you hear me? यस सर। हाँ हार्दिक, हाँ लगता है कि कहीं पर छूट गया था। वो सर नेटवर्क इश्यू था ना इसके लिए से। हाँ तो कहाँ तक सुन पाए थे आप, कुछ याद है? डिविडेंड ऑफ शेयर्स था, इक्विटी था ना वहां से सर। डिविडेंड पे आउट रेशियो? हाँ सर। ओके, हियर वी आर। बेसिकली जो हमारा जो ये जो अभी सामने में है, ये आप देखे थे पहले? हार्दिक, डिड यू सी दिस पेज? यस सर। ओके, नाउ जो हमारा जो रिटर्न पर शेयर ऑफ इक्विटी, बेसिकली व्हाट इज दिस टेलिंग? जो भी इन्वेस्ट करता है किसी भी फर्म में, द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली टू अर्न सम प्रॉफिट। नाउ इनकी जो बेसिकली अगर जब तक वो इन्वेस्टेड रहेंगे उस फर्म में, जब तक वो अपने शेयर्स को बेच नहीं देते हैं, तब तक एक शेयर होल्डर को क्या प्रॉफिट हो सकता है? बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द डिविडेंड दैट ही इज गेटिंग, और जो डिविडेंड उसे मिलता है वो डिपेंड करता है ऑन द अर्निंग्स पर शेयर। तो अर्निंग्स पर शेयर जब भी वर्ड आपको मिलेगा, ऑलवेज रिमेंबर अर्निंग्स मींस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सब कुछ के बाद जो पैसे बच जाते हैं, दैट इज द अर्निंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकालेंगे हम? आई विल टेक द अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और हमें पता लग जाएगा कि पर शेयर प्रॉफिट क्या था। नाउ डिविडेंड पर शेयर क्या है? डिविडेंड पर शेयर इज कि per share how much dividend was paid by the company. Let's say that for every share the company is paying 20 rupees of profit. That is dividend per share. On the other hand, dividend payout ratio क्या है? अगर कोई कंपनी 100 रुपए कमाती है और 100 रुपए में 40 रुपए कंपनी को डिविडेंड मिलता, कंपनी डिविडेंड में बांट देती है अपने शेयर होल्डर्स को, उससे क्या पता लगता है कि 40% डिविडेंड पे आउट रेशियो, पे आउट जो कंपनी पे आउट कर दी, जो अपने शेयर होल्डर्स को पे की, सो दैट अमाउंट इज कंसिडर्ड टू बी अबाउट 40% if the amount paid is 40 for 100 rupees of profit. So वो हमारा पे आउट रेशियो हो गया। Now the next thing we talk about is solvency. Solvency क्या होता है? Solvency is the ability of a firm to pay its debt. Every firm will borrow some money. हर फर्म हर दिन कभी न कभी कुछ डेट लेगी, या तो वो लॉन्ग टर्म होगा या वो शॉर्ट टर्म होगा। रफली हम लोग ये मान के चले कि जो शॉर्ट टर्म डेट है दैट इज डेट विच हैज टू बी पेड विद इन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म उसको माने हैं जो 1 ईयर से ज्यादा में उसका रीपेमेंट होता है। तो जब हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हैं, व्हाट वी आर सेइंग इज ये कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करने की स्थिति में है या नहीं, इसके रेशियोज को देख के क्या लगता है ये कंपनी दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। इसमें सबसे पहला रेशियो हम देखते हैं करंट रेशियो।
करंट रेशियो क्या होता है कि हमारे जो करंट लायबिलिटीज और जो करंट एसेट्स है, इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है। रिमेंबर, करंट लायबिलिटीज क्या है? सबसे बड़ा करंट लायबिलिटी होता है कि जो हमने मटेरियल्स खरीदे अपने सप्लायर से, दैट मटेरियल, सम ऑफ दैट मटेरियल इज बॉट ऑन क्रेडिट। तो अपने सप्लायर्स को हम उस मटेरियल के लिए हमें पेमेंट करना होता है, एंड दैट इज बेसिकली द वन ऑफ द बिग पार्ट्स ऑफ माय करंट लायबिलिटी। दूसरा पार्ट करंट लायबिलिटी का ये हो सकता है कि अगर हमें कुछ टैक्सेस देना है फ्यूचर में, हमें सैलरीज देने हैं अपने एम्प्लॉइज को, हमें रेंट पे करना है अपने बिल्डिंग का, जो हमने अभी नहीं किया है, लेकिन इनको हमने विद इन अ मंथ वी हैव टू डू दीज थिंग्स। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। और ये जो करंट लायबिलिटीज हैं, हम इनको कहां से पे करते हैं? वी आर पेइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ आवर करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स हमारे क्या है? करंट एसेट्स है हमारे इन्वेंट्री, जो हमारे पास में रॉ मटेरियल्स है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो हमारे पास में फिनिश्ड गुड्स हैं, ये एक तरह का हो गया। दूसरा, हमने जो उधार में सेल्स किए थे, क्रेडिट सेल्स, out of those credit sales, that amount has, how much have we received back? What is the amount that has been sold on credit? Now this particular amount which we have not received back, that we can consider to be an asset, because ye hame short, in the near future we will get this, so that is another current asset. तो ये जो करंट एसेट्स है और जो करंट लायबिलिटीज है, इन दोनों का रेशियो क्या है? कौन इसमें से ज्यादा कौन है? क्या हमारे लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है? इन विच केस आवर सॉल्वेंसी पोजीशन शॉर्ट टर्म इज वेरी बैड। हम अपने कर्जदारों को कभी पैसे वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में तो शॉर्ट टर्म एसेट्स है नहीं। वी डोंट हैव कैश, वी डोंट हैव इन्वेंट्री, वी डोंट हैव रिसीवेबल्स। हम किस तरह से पे करेंगे? सो ये करंट रेशियो में इस तरह की चीजों के बारे में बताती है। क्विक रेशियो, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा और डिटेल में। एवरेज डेली एक्सपेंसेस, ये भी एक पता लगाया जाता है, और कैश कवर फॉर डेली एक्सपेंसेस। ये व्हेन वी गो गेट टू दिस रेशियो, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। अनदर पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो इज ऑपरेटिंग साइकिल एक्टिविटीज। इसमें क्या आता है? अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड आप इसमें से ऐसे समझ सकते हैं, जब कभी भी आप उधार में किसी चीज को बेचते हैं, whenever you sell your own finished goods on credit, how long on average does it take to get the money back from your debtors? आप उधार में बेच दिए, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगा कि 30 दिन में आप वापस कर दो। In practice, how many days does it take? That is our average collection period. सपोज करो कि आपका एक्चुअल प्रैक्टिस है उसको 30 डे क्रेडिट देने का, और आपको मिल रहा है 60 डेज में, then that is a bad signal. इसका मतलब यह है कि पैसा आपका अपने कर्जदारों के पास फंस रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर, we will look at this. इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, एवरेज पेबल्स पीरियड, ये द रिवर्स साइड, कि आप जो अपने सप्लायर्स से जो लेते हैं उधार में, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू पे देम बैक? आपको जैसे लेट्स से कि द सप्लायर गिव्स यू 30 days ऑफ क्रेडिट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीपे योर सप्लायर? आर यू रिपेइंग देम इन 30 days और आर यू रिपेइंग देम इन मोर? अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, दैट इंडिकेट्स कि आपके पास पैसों की कमी है, आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे। और फिर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की। तो जिस तरह से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में हम क्या देख रहे थे कि जो शॉर्ट टर्म डेट्स हैं आपके, योर एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रीपे द शॉर्ट टर्म डेट्स, दिस वाज वन एस्पेक्ट। इन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वी आर लुकिंग एट द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे लॉन्ग टर्म डेट्स। जो लॉन्ग टर्म डेट्स उनके पास में है, जैसे कि कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड होल्डर्स उन्होंने पैसे लिए हो, वो उसको लौटाना है, कुछ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स उन्होंने कहीं से लिया है, दैट हैज टू बी रिटर्न। how good are they, how healthy are they in a position to return this? इस पे हम क्या देखेंगे? टोटल डेट टू टोटल कैपिटल। अगर इनके पास में कैपिटल है 1 रुपया, डेट कितना है? 2, 3, 4, 1 से भी कम। लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटल, हम इसमें सिर्फ हम
लॉन्ग टर्म डेट और टोटल कैपिटल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो देखेंगे। अगर मेरा कैपिटल 4 है और लॉन्ग टर्म डेट मेरे पास में 4 है तो सिर्फ हम इसको कंसिडर करेंगे। शॉर्ट टर्म डेट अगर 1 है, उस 1 को इस रेशियो के लिए हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो टोटल डेट है उसमें हम लॉन्ग टर्म डेट को भी देखेंगे और शॉर्ट टर्म डेट को भी देखेंगे। इंटरेस्ट कवर ये समझ में आएगा जब हम यहाँ पहुंचेंगे, और इक्विटी मल्टीप्लायर। तो ये हमारे इतने रेशियोज अगर आप किसी कंपनी का निकाल लेते हैं, सपोज यू गो टू moneycontrol.com और आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को आप वहां से निकालते हैं हर दिन, और उसके बाद आप इन रेशियोज को एज पर द फॉर्मूलाज विच आई विल एक्सप्लेन टू यू इन अ लिटिल व्हाइल, अगर उसको आप उससे निकालने की कोशिश करते हैं, आपको एक कंप्लीट रेशियो एनालिसिस उस कंपनी की हो जाएगी और आप समझ पाएंगे कि ये कंपनी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंसी कितना अच्छा काम कर रही है। ओके, अब हम प्रॉफिट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में लेट अस जस्ट लुक एट द फर्स्ट वन, मार्जिन ऑन सेल्स। नाउ पहला मार्जिन जो हम देखते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल सेल्स आप ले लीजिए, जैसे इन दिस केस ये एक एक्चुअल बैलेंस शीट है। टोटल सेल्स इज 31,638, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 12,501। इसमें एक और एस्पेक्ट है अदर इनकम, कुछ और इनकम कंपनी की हो रही है फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एसेट्स। लेट्स से कि कंपनी के पास में कुछ रेंटल इनकम है, सम अदर सॉर्ट ऑफ इनकम है, लेट्स से उसके कुछ फीस उसको मिल रहे हैं अपने पेटेंट्स के, समथिंग इज देयर जहां पर से कंपनी कमा रही है। तो ये अदर इनकम, इसको 499 है। टोटल सेल्स का फिगर यहाँ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द अमाउंट विच द कंपनी हैज स्पेंट ऑन प्रोड्यूसिंग द गुड्स, जो डायरेक्ट कॉस्ट है उस गुड को प्रोड्यूस करने में, वो 12,501 है। अगर इन दोनों फिगर को ऐड करके इसको हम बाहर निकाल दें, क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 19,636। तो हमारा पहला जो मार्जिन पता लगता है वो ये है। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर हम जानना चाहेंगे, व्हाट विल इट बी? इट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करते हैं तो क्या मिलेगा? वी विल गेट, लेट अस टेक इट हियर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, total sales is 31638, इसमें ऐड कर देते हैं 499, और if we divide the gross profit by this figure, gross profit हमारा क्या है? 19637 divided by 32136, हमें मिलता है इसमें 6.11%. So we are getting 61.1% we are getting as the gross profit margin. Now when different products are sold, suppose करो कि एक कंपनी जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपना प्रोड्यूस कर रही है, तब अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि एक एक प्रोडक्ट का सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे विद द टोटल सेल्स, एंड दैट विल गिव अस आवर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हम क्या करेंगे कि वी विल बी लुकिंग एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओनली। सो this reflects the profitability of the operations of the company. This is the profit before interest, depreciation and taxes, and as such reflects the efficiency of operations without considering the finance costs. इसमें हम इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन और टैक्सेस के पहले जो प्रॉफिट है, मतलब ये प्योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपका, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, और इट रिफ्लेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी, वो जितने सही डिसीजंस लेंगे, उतना ज्यादा आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। सो द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज एबिलिटी to maintain a sufficient volume of sales
and gross profit margin. See, it's a logical thing. कंपनी कब प्रॉफिट कमाएगी? जब उसके सेल्स वॉल्यूम्स इंक्रीज करते जाएंगे और जब इनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा। हर एक 100 रुपए जो सेल्स हो गए कंपनी के, अगर उसमें उसका मार्जिन अच्छा है, वो 10% कमा रही है उस पे या 20% कमा रही है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड whether this company is going to have a good operating profit margin. अच्छा, इसमें एक और आप एस्पेक्ट देखिए कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, as the marketing strategy influences the advertising, selling and distribution expenses. It is important for FMCG companies whose sales are driven by marketing. अगर हमारे पास में मार्जिन ठीक ठाक सा है, then I can also spend on advertising, in marketing, on my sales force. और अगर हम सही स्पेंडिंग इसमें करेंगे, then the chances are हमारे sales volume और बढ़ सकती है. So this is the first one. इसको हम कंटिन्यू करते हैं. Let us look at net profit margin. Net profit margin is the simplest one in my opinion to calculate. किसी भी बैलेंस शीट में आप सिर्फ एक फिगर पर ध्यान दें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसको आप डिवाइड कर दें बाय द टोटल सेल्स फिगर. What this will give you will be your net profit margin. This is the profit available to shareholders. This is influenced by operating efficiency, financing costs and taxation. तीन चीज इसको इन्फ्लुएंस करती है. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जो भी एसेट्स हैं उसके बिना पर हम कितना सेल्स जनरेट कर सकते हैं. हमारे फाइनेंसिंग कॉस्ट्स क्या है? जैसा हमने पहले कहा था कि हर एक कंपनी कुछ उधार लेगी ही, some long term, some short term, and obviously whatever debt it takes, the debt has a cost. उस पर कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स वो करेगी. ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स वो करती है इस पे, इज इट वेरी हाई और इज इट वेरी लो? तो दैट विल आल्सो डिटरमिन कि ये प्रॉफिट कितना कमाती है. और अल्टीमेटली जो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इसका आता है, दैट अमाउंट इज टैक्स्ड, और वो जो टैक्स होता है, द रेट ऑफ टैक्स इज गोइंग टू डिसाइड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इनमें से दो चीजें, एक तरह से एक पॉइंट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, फाइनेंसिंग कॉस्ट कुछ हद तक कंपनी के हाथ में है, बिकॉज इफ द कंपनी हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन, तो चांसेस आर कि जब वो मार्केट में जाएगी पैसे मांगने के लिए तो उसको कम इंटरेस्ट देने पड़ेंगे. लेकिन टैक्सेशन इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस. नेट प्रॉफिट मार्जिन से एक और फायदा क्या होता है कि वी कैन यूज इट टू कंपेयर डिफरेंट कंपनीज. कोई भी कंपनी किसी भी सेक्टर में हो, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन, एटलीस्ट हम उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपेयर कर सकते हैं. नाउ लेट अस कम टू दिस अदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट हम किसको कहते हैं? जो लोग कंपनी में पैसे अपना लगाए, those are our investors. Who are these people? They are the shareholders. Originally promoters थे जो अपने आप को सबसे ज्यादा शेयर्स दे दिए, और उसके बाद when they went to the public उसमें से उस कंपनी की शेयर्स खरीदी, और ये दोनों हमारे शेयर होल्डर्स हैं. इनको हम क्या रिटर्न दे रहे हैं? सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग एसेट्स हम यहाँ पे देखेंगे, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स देखेंगे और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे. दीज आर द थ्री रेशियोज. नाउ एक चीज ऑलवेज याद रखिए कि प्रॉफिटेबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम. मतलब कि जो प्रॉफिटेबिलिटी जो हमारा है, जो भी प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, उसको सही वे में एनालाइज करने के लिए ये जरूरी है कि हम समझें कि इस प्रॉफिट को कमाने के लिए हम कितने रिसोर्सेज इसमें लगा रहे हैं. अगर ढेर सारा रिसोर्सेज लग रहा है और बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है, तो obviously my profitability is not good. But the same amount of profit, if it is being generated by a huge amount of resources, by a very little resources, then I can say that my profitability is very good. इसलिए इसका रिलेशनशिप देखना बहुत जरूरी है, और इसके बिना पर हम मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं. कि क्या उसमें बेसिकली देखेंगे कि हाउ सक्सेसफुल हैज द मैनेजमेंट बीन in profitably utilizing the assets. For this, assets have to be related to profit earned. So amount of माने जो investment आप करते हैं basically, that investment वो
क्या होता है उस इन्वेस्टमेंट का? यू पुट इट इनटू डिफरेंट एसेट्स। जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे आपको दिए, कुछ आपने डेट लिया, ये दोनों मिला के यू आर क्रिएटिंग एसेट्स, एंड विथ दिस एसेट्स यू आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट सेल्स। इसलिए और उस सेल्स के बिना पर यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट प्रॉफिट। नाउ for this purpose we are looking at operating profit. Remember we said what is operating profit? The profit before interest, tax, depreciation. And we are relating it to operating assets. Only those assets of the company which are being used to generate income. जो dead assets, जो idle assets हैं कंपनी के, जिनको वो यूज नहीं कर रही है, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है. Now operating assets क्या है? These are current assets and fixed assets which are in use. Cash and bank balances are not in use. ये बैंक में पड़े हुए हैं. इसलिए जब हम operating assets की फिगर को देखते हैं, we take out the cash and bank balances, as this cash has not been used in production. I think you can appreciate this, Hardik. Cash और bank balance बैंक में पड़े हुए थे, इसमें से कोई asset नहीं खरीदे गए. इसलिए cash और bank balance को हम consider नहीं करेंगे when we are looking at the operating assets. So current assets minus cash plus fixed assets. Normally current assets में क्या होता है कि cash is included as a part of current assets. लेकिन when we are looking at operating assets, we will take our total current assets, और current assets में क्या होगा? mainly inventory होगा, basically raw materials, finished goods, work in progress, और दूसरा साइड इसमें रिसीवेबल्स हो, जो क्रेडिट सेल्स होंगे हमारे, तो उसमें से कैश निकाल देंगे. वी विल ऐड फिक्स्ड एसेट्स टू दिस. दिस विल गिव अस आवर ऑपरेटिंग एसेट्स. एक और तरीका इसको कैलकुलेट करने का क्या है कि वी टेक टोटल एसेट्स माइनस अदर एसेट्स प्लस कैश. अगर हम तो इसमें हमारे जो फिगर्स होंगे इट विल बी द सेम. उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन एंड टैक्स. इट डज नॉट इंक्लूड अदर इनकम. ये हो गया. अब हमारा रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, जो पैसे, जो लायबिलिटीज हमने क्रिएट किए, जो पैसे हमें मिले, उसको हमने लेके व्हाट डिड वी डू? वी बॉट एसेट्स. वी कुड हैव बॉट लैंड, वी कुड हैव बॉट मशीन्स, इक्विपमेंट, जो भी है ये हमने खरीदा. Now, if we take the average total assets during the year, साल की शुरुआत हमने let's say 100 रुपए से की थी, so 100 crores of assets, and we ended the year with 200 crores of assets. So what is the average assets? Simple method would be 100 plus 200 equals to 300 divided by 2 is equal to 150. So हमारा average total assets ये हो गया. Net profit is always profit after tax. Profit after tax को हम अपने income statement से ले लेते हैं, and then we just divide it by average total assets. This will give us our return on total assets. Obviously जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया है. So ROTA, इसको ROTA भी कहते हैं, return on total assets, is the ratio of net profit to total assets. This is the rate of profit the company earns after meeting the cost of financing a portion of the total assets. उसके बाद average assets are taken as the amount of total assets at the beginning of the year, and of the year will be different from the amount at the end of the year. मतलब अगर beginning और end of the year में assets के figures अलग अलग हैं, तो आप दोनों को add करके 2 से भाग दे दें, आपको average total assets पता लग जाएगा. अगर if it is the same, then it makes no difference. So the ratio shows us how well the company uses its assets in its operation. It is called the basic earning power ratio. ये जितना अच्छा होगा उतना earning power इस कंपनी की होगी. और other aspect is return on equity. Return, remember, is profit after tax. और average net worth क्या होता है हमारा? Equity plus reserves. जो हमारे शेयर होल्डर के कैपिटल है प्लस जो रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब जो प्रॉफिट कंपनी रिटेन की हुई है अपने कंपनी में जब से शुरुआत हुई तब से, that entire amount, the equity plus the reserves, that is my average net worth.
इसको साल के शुरू और अंत में we can look and we can get our average figure. Once we have this figure, we take the profit after tax divided by this figure, it will give us our return on equity. आप इस चीज को ऑलवेज याद रखें कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज शेयर होल्डर हैज इन्वेस्टेड इन द कंपनी फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अर्निंग रिटर्न्स. तो बेसिकली अगर ये रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है तो उसका इन्वेस्टमेंट सार्थक है. Whenever management is able to borrow money and use it in business so as to earn more than the cost of borrowing, the return on equity will be increased. Remember, एक और चीज इसमें है कि हमारा जो प्रॉफिट है, that profit is based on not just the investment made from the shareholders' capital. Profit came from the total investment in the company, which is composed of the shareholders' capital on the one hand and the amount of debt that the company has taken. तो अगर हम ज्यादा डेट ले लेते हैं और उस डेट को लेके हम एसेट्स अपना क्रिएट करते हैं, अल्टीमेटली जो प्रॉफिट उसमें से आता है दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू द शेयर होल्डर्स, बशर्ते कि जो रिटर्न है हमारे दैट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट. जो भी डेट हमने लिया है, इट हैज अ कॉस्ट. इफ आई एम एबल टू अर्न at a higher rate than the cost, for example, if the cost is 10% and I am able to get a return of 15%, फिर डेट लेने में कोई खराबी नहीं है. I can take debt, keep repaying the debt from my profits, and at the same time, this will allow me to purchase more assets. And as I purchase more assets, I will generally earn more profit. So return on equity will increase. अब इसके हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं फ्रॉम द बैलेंस शीट्स ऑफ टू कंपनीज. सो लेट अस लुक एट द रिटर्न ऑन एसेट्स. आई हैव टेकन द एक्चुअल फिगर्स ऑफ कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड. ज्यादातर जो हमारे पास में अभी जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा वो दो कंपनी से होंगे, या तो कोलगेट पामोलिव से या मैरिको से. तो कोलगेट पामोलिव का ये बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 10, 11, 12 और 13 इन चारों ईयर्स के यहाँ पर फिगर्स दिए हुए हैं, सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट ये कंपनी जो रेशियोज की बात हम कर रहे थे लास्ट फ्यू स्लाइड्स में, बेसिकली हाउ डज इट लुक इन रियल लाइफ. तो आप देखिए इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2013 में क्या है. It is 4,968 crores. 4,968 crores. आप बगल में ये सब फिगर्स को भी देख सकते हैं. You can see one thing. 4,233 in 2010. थोड़ा सा कम गया. 4,026 in 2011. Increased to 4,465 in FY12 and then 4,968 in 13. इसके एसेट्स कितने हैं ये आप देखिए. 2010 में इट वाज 8,828. ये बढ़ के हो गया 10,340 FY11 में, 11,296 FY12 में, एंड देन 13,067 इन FY13. अब रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स क्या है? दिस डिवाइडेड बाय दिस. अब आप हर एक साल का अगर आप यहाँ देखते हैं, व्हाट आर यू गेटिंग? 42%, 41%, 40%. ये जो रिटर्न कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज बेस्ड ऑन द एवरेज एसेट्स ऑफ द. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप FY13 में अगर आप देखेंगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर एसेट्स इतना था, जो क्लोजिंग बैलेंस है FY12 11,296 was the amount of assets that Colgate Palmolive had at the beginning of the year FY13. That means on 1st April 2013, the amount of assets it had was 11,296. On 31st March 2013, it had 13,067. तो ये दोनों का एवरेज ले लेते हैं. Divide this figure by the average of these two, you will get this. Similarly, अगर आप देखेंगे कि on 31st March
2011 कंपनी की टोटल एसेट्स थी 10,340, दैट मींस 1 अप्रैल को भी यही फिगर था, और 31 मार्च 2012 को कंपनी की फिगर थी 11,296. नाउ इफ यू ऐड दीज टू, डिवाइड बाय 2, आपको एक एवरेज टोटल एसेट्स पता लग जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 12. फाइनेंशियल ईयर 12 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? 4465. अगर हम इस फिगर को इससे डिवाइड कर दें, व्हाट विल आई गेट? 41.3%. सिमिलरली अगर आप इन दोनों फिगर्स का एवरेज ले लेते हैं, you divide 4026 by the average of these two figures, you will get 42%. तो इससे you can see one thing, in the case of Colgate Palmolive, now just looking at the actual figure, you can see that it has a very good return on total assets. Profit after tax in relation to total assets is 40%. That means कि जो इसके total investment है, ये 2.5 साल के अंदर अंदर इनको ये पैसे वापस मिल जाता है. Look at it this way. Now let us look at the return on equity. Same company, same figures. देखिए यहाँ पे profit after tax, जो figures यहाँ थे वही figures यहाँ पर भी हैं. Total equity, also known as net worth, that means the shareholders' equity or the actual equity capital plus the reserves and surplus. ये amount कितना है? 3261 in 2010. 3841 in 2011, 4354 in 2012, and 4896 in 2013. Look at the amount of profit this company has earned as compared with the equity. It has earned in 1 year more profit than the amount of investment. इससे आपको हार्दिक ये भी पता लगेगा कि FMCG companies like Colgate Palmolive ये कितने प्रॉफिटेबल है. आप शायद अंदाजा कभी नहीं कर पाए होंगे कि एक साल में it is earning a return on equity of 107.4% in 2013, 109% in 2012, 113% in 2011, और ये एवरेज बेसिस पर है. And this gives you a very good idea about the profitability of this company. तो ये जो हम रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी को जब किसी भी कंपनी के निकालते हैं, ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू बी एज गुड एज दिस, बट इट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया अबाउट द बेसिक पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, हाउ गुड दे आर, हाउ बैड दे आर, हाउ गुड इज देयर मैनेजमेंट, इनकी मार्केट पर ग्रिप क्या है. बहुत कुछ आपको पता लग जाता है जस्ट बाय डूइंग दिस सिंपल रेशियो एनालिसिस. एंड लाइक आई कीप टेलिंग यू, इसमें जितने फिगर्स हैं ये सारे फिगर्स आपको उपलब्ध है. It is very, very easy to actually get these figures. अब हम इसको पर शेयर के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं. रिटर्न पर शेयर ऑफ इक्विटी, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, लेट अस टेक द अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. तो फॉर द इंडिविजुअल शेयर होल्डर, सी, अगर आप किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं, यू बिकम अ शेयर होल्डर, आपके लिए कौन सा फिगर, कौन सा उसका रेशियो सबसे ज्यादा मायने रखता है? सबसे ज्यादा मायने रखेगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. आपको क्या मिल रहा है हिस्सा प्रॉफिट्स का फॉर एवरी शेयर दैट यू ओन, और ऑन दैट बेसिस व्हाट इज द डिविडेंड पर शेयर दैट यू आर अर्निंग. ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो. This is the portion of profit that gets distributed with the equity shareholders. Agar, jaise in the previous slide I had explained to you, if the actual profit earned by the company is 100 and it has decided to give 40 rupees to the shareholders, then this is the portion of the profit which is getting distributed, ye 40, and this is the payout ratio, 40 over 100, 40%, 40 over 200, 20%. So ये उस पे डिपेंड करता है. Now, what are the two things we are looking at here? Dividend payout ratio, dividend divided by profit after tax multiplied by 100. Example of return per share of equity is given on the next slide.
अगले स्लाइड में हम चलते हैं, फिर से कोलगेट पामोलिव का ही बैलेंस शीट हम ले रहे हैं, द सेम बैलेंस शीट. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, you will recall from the last discussion on returns on investment. Profit after tax is 4968 in 2013. Number of equity shares, ₹1 का वैल्यू का शेयर्स था ये, और they had 136 million shares. ये जो इसके पास में शेयर्स थे, if I divide this per share, the profit is 36.5 rupees. ₹1 का शेयर है, and the profit per share is coming to 36.5. So you can see how this tells you कि इस जो investors इसके हैं, how fortunate they are. They have invested in a company which is using their funds so well to earn such excellent profit. उसके बाद हम बात करते हैं efficiency. Efficiency, remember, is a relationship between जो आपका investment है assets, total assets में, in comparison to that, आप कितनी sales generate कर रहे हैं? What is the sales you are generating in comparison with the assets that you have? So we have seen profitability in terms of profit margin on sales and rate of return on assets employed. The rate of return on assets employed is a function of both the margin on net sales and the relationship of net sales to assets used. ये जो फिगर्स अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, दिस विल बिकम क्लियरर टू यू, कि दो चीजों का रिलेशनशिप, एक है कि हमें रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स एम्प्लॉयड, दैट रोटा, वो क्या है, और दूसरा कि हमारा जो मार्जिन है नेट सेल्स पर वो क्या है. सेल्स टू एसेट्स एक चीज ये हम देख रहे हैं, सो नेट प्रॉफिट टू सेल्स, सेल्स टू एवरेज टोटल एसेट्स. और अगर सेल्स टू एवरेज टोटल एसेट्स जो भी है, इस फिगर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय द प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, आई विल गेट माय रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स. सो अगर मेरा नेट प्रॉफिट टू सेल्स इज हाई, then for every unit of sales there is more profit. Similarly, अगर मेरा average total assets के comparison में मेरा sales is very good, higher sales per assets will mean more profits. जितनी sales होगी उतना ज्यादा profit, और sales margin जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा profit. So these are the two things which contribute to return on total assets. पहला हम total asset turnover ratio देखते हैं to get this. Sales to average total assets, इसको हम पता लगाते हैं from the total asset turnover ratio, और net profit to sales से I can find out the actual profit margin. Once again, back to our familiar example, Colgate-Palmolive, the same years 10 to 13, total assets, ये अगर आप याद करें, ये फिगर आपको याद आ जाएगा, 13,067, which we saw in an earlier slide. Profit after tax, 4,968, also a familiar figure. Sales, ये एक नई फिगर आ गई है. Sales is 31,638. Net profit margin अगर हम देखेंगे वो क्या हो रहा है, I will take this, divide by this, multiply by 100. So profit after tax divided by sales multiplied by 100. Net profit margin हमारा क्या है, 15.7%. और जो हमारा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, सो सेल्स क्या था, 31,638. एवरेज टोटल एसेट्स क्या है, इट इज बेसिकली ये दोनों फिगर्स हमारे जो फाइनेंशियल ईयर 12, फाइनेंशियल ईयर 13, इन दोनों फिगर्स को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें. इफ यू डिवाइड सेल्स बाय द एवरेज ऑफ दीज टू फिगर्स, यू विल गेट 2.6. और अगर इस 2.6 को आप मल्टीप्लाई करते हैं विद दिस 15.7, यू विल गेट 40.8. और हार्दिक, आपको याद होगा कि वी गॉट दिस फिगर अर्लियर ऑल्सो, जब हम डायरेक्टली डिवाइड करके देखे थे तो भी हमारे पास में यही फिगर आया. सो दिस इज आवर रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स. बाय रिलेटिंग इट टू नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड द टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, it is telling you two things, that the return depends on the profit margin and the efficiency in the use of the assets. अगर ये दोनों चीजें अच्छी होंगी, then the return on total assets will also be good. This is the meaning of this. And when we look at this over
पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इस केस में हमने 2010 से लेके 2013 तक का फिगर्स लिया. We can also compare whether the company is doing better than it did in the past or is it not managing to do as well as it did in the past. इस केस में ऐसा लग रहा है जैसे 2011 के बाद से कुछ कमी आ गई है इसके रिटर्न्स में, बट इट इज स्टिल अ वेरी वेरी हाई. ये समझ में आ रहा है सर हार्दिक? Yes, sir. Okay, then we'll continue. So here is an example again on return on total assets. So 13,067, profit after tax 4,968. ये the same figures जो पिछले slides में figures थे. ये आपके convenience के लिए I have extracted it from there and put it here. Total sales 3,1638. Net profit margin 15.7. Total asset turnover ratio 2.42. Return on total assets 38. ये 38 है. पिछले स्लाइड में it was 40. ये कम क्यों आ रहा है यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पर हमने एवरेज नहीं किया. We just took this figure. अगर हम इसके एवरेज फिगर लेंगे 1367 and 11,296, then we will get this figure. Because then the average लेने से क्या होगा कि हमारा जो बेस फिगर है वो this figure 13,067 ये कम हो जाएगा. अगर ये कम हो जाएगा and if I leave the profits at the same level, sales at the same level, तो obviously this will also increase. So return on total assets can be calculated in two ways. Simpler way is profit divided by total assets, और जो दूसरा तरीका है which takes into account the different components of return, net profit margin और total asset turnover, मतलब profit efficiency and asset efficiency. दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको. दोनों ही केस में you will get the same result. This shows that return on total assets is a function of the net profit margin and the total asset turnover ratio. Now, return on operating assets. अभी तुम total assets की बात कर रहे थे. Now we look at return on the operating assets. So इसको कैसे हम calculate करते हैं? So here I have done it for you using this very simple calculation. The yellow figure here is operating assets. ये yellow में जो कुछ भी है ये operating assets है. जो green में आप देख रहे हैं, these are the profit related figures, और ये return on operating assets in orange. Same pattern नीचे में भी. तो यहाँ पर operating assets, remember we said that it is current assets minus cash and bank. जो पैसे हम इन्वेस्ट बिजनेस में नहीं कर पाए थे, मेरे पास में मार्जिन था, कुछ एक्स्ट्रा था, उसको हमने बैंक में छोड़ दिया. दिस अमाउंट इज 3642. सो वी विल नॉट कंसिडर दिस. फिक्स्ड एसेट्स हमारा इज 3826. सो करंट एसेट्स माइनस कैश इज 3642. फिक्स्ड एसेट्स इज 3826. अगर इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, वी विल गेट आवर ऑपरेटिंग एसेट्स. सो बेसिकली जो हमारे करंट एसेट्स है उनमें से सिर्फ कैश हम निकाल दे रहे हैं. करंट एसेट्स में क्या क्या था? बेसिकली इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, बैंक. इसमें से बैंक को हम हटा देते हैं. आई एम गेटिंग दिस फिगर ऑफ 3642. फिक्स्ड एसेट्स जो हमारे हैं, मशीन्स, इक्विपमेंट एटसेट्रा, वो हमारे पास में है 3826. दोनों को ऐड कर लीजिए, यू गेट 37468. और आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, that is 6144. ये कैसे 6144 आया? So I have taken profit before depreciation, interest and tax 7080, less other income 499, less depreciation 437. ये सारा करने के बाद I am getting this figure 6144. Now if I take the return on operating assets, इस operating assets को और इस profit को, so you take 6144 divide by 7468, you will get 82.3%. ये एक simple way है करने. इसका जो दूसरा तरीका है करने का, the same thing. First I calculate my operating assets, then I calculate my operating profit
ये बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर। और इसके बाद हम क्या करते हैं, आई एम फर्स्ट फाइंडिंग आउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिए हमने क्या किया, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर हमारे पास में था, दिस 6144, दिस आई एम डिवाइडिंग बाय टोटल सेल्स। व्हाट इज द टोटल सेल्स? 31638, आई एम गेटिंग 19.4%। ये प्रॉफिट मार्जिन पता लग गया। और ऑपरेटिंग एसेट टर्नओवर रेशियो क्या है? आई टेक द सेल्स फिगर 31638 divide by the operating assets 7468 and I am getting 4.2। अगर ये 19.4 को 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, I am getting 82.3%, and this 82.3%, as you can see, is the same as our calculation here. So whether you use this method here, the simpler method, or this method which takes into account the operating profit margin and the operating asset turnover ratio, you will get the same return on operating assets. So in this way, you are able to understand the actual figure for return on operating assets. Now, यहाँ पर एक example एक और है from Colgate-Palmolive for the return on operating assets. Operating assets यहाँ दिए हुए हैं हर साल के. As in the case of our total asset formula, we will take the figures of the last 2 years, divide by 2 to get the average figure. Operating profit यहाँ दिया हुआ है, sales figures यहाँ दिए हुए हैं, operating profit margin पहले हम निकाल लेंगे जिस तरह से हमने previous slide में निकाला था, and we will then find out the operating asset turnover ratio, sales divided by average operating assets 4.3, and if you multiply these two, you will get 82.8. Exactly यही calculation previous slide में Excel sheet में किया हुआ था. So if you do this yourself, Hardik, you will get a very good idea about what this is. अब efficiency हमारा हो गया. We now come to the solvency ratios. Remember, solvency is the ability to repay debt. जैसे for an individual, हमारे और आपके लिए solvency का क्या मीनिंग है कि अगर हम किसी से भी लोन लेते हैं तो उस लोन को रीपे करने की क्षमता हमारी क्या है, हाउ केपेबल आर वी ऑफ रिटर्निंग द लोन्स दैट वी हैव टेकन. जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं किसी भी काम से, आपका सॉल्वेंसी क्या है वो अच्छा माना जाएगा अगर आपकी इनकम इतनी है कि आप इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट बैंक को दे सकें और उसको वापस कर सकेंगे. सिमिलरली फॉर अ कंपनी which has borrowings उसके दो तरह के होंगे, long term और short term. तो its capability to repay these borrowings, whether it is long term or whether it is short term, that is the solvency of the company. अगर solvency कंपनी की नहीं होगी, खराब होगी, तो आज न कल वो कंपनी bankrupt हो जाएगी, दिवालिया बोल जाएगा, कंपनी खत्म हो जाएगी. Now, कंपनीज को अगर हम उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो वी मेजर ऑन बेसिकली दीज टू पैरामीटर्स, प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा है सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी. प्रॉफिटेबिलिटी में एक तरह से एफिशिएंसी इज ऑलरेडी इनबिल्ट इनटू प्रॉफिटेबिलिटी, और दूसरा होता है सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी. कि अगर कंपनी को कैश की जरूरत पड़े, डज इट हैव द कैपेबिलिटी टू जनरेट कैश बाय सेलिंग इट्स एसेट्स. If the company has to repay a loan, does it have the income to repay loans? Solvency, liquidity. Solvency is the capacity to meet all payment obligations from the existing assets in the company. This is very important. Existing assets of the company. आपके पास में जो भी repayment obligations हैं, जो भी आपको वापस करना है पैसा, उसको आप वापस करेंगे अपने एग्जिस्टिंग एसेट से. ये नहीं कि हम जाके किसी और से मांग के इस पैसे को वापस कर रहे हैं. जो कंपनी ये वाली काम करती है कि किसी एक से अगर किसी को पैसा देना है तो किसी और से पैसे उधार ले लो और पहले वाले को लौटा दो, दैट कंपनी इज डेफिनेटली ऑन द पाथ टू लिक्विडेशन. वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी. सो वी कैन हैव कंपनीज दैट आर कैश रिच. कैश रिच जब हम कहते हैं उसका क्या मतलब है कि लिक्विडिटी इज गुड. इनके जो भी करंट एसेट्स हैं उनको हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं.
लेकिन अगर इसकी लिक्विडिटी अच्छी है और इनके पास में लेकिन ऑर्डर्स नहीं है, then it cannot be considered to be profitable. So प्रॉफिटेबिलिटी के लिए लिक्विडिटी सिर्फ होना सफिशिएंट नहीं है. यू हैव टू हैव लिक्विडिटी एंड यू आल्सो हैव टू हैव द कैपेसिटी टू जनरेट ऑर्डर्स जिसमें आपके सेल्स हो सके. Similarly, we can have companies that are profitable, lots of orders, but have no cash. ये कब होगा? आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं, उधार में माल आप बेच रहे हैं, लेकिन आप अपने जिसको आपने बेचा अपने बायर्स से, आप जो पैसे उनको आपको देने थे वो आप उनसे कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. अगर ऐसा होगा, obviously you are going to lose. So this is one part. Three central aspects of the solvency position of a company are its short-term solvency, its operating cycle, and its long-term solvency. Short-term solvency मतलब जो इनके short-term borrowings हैं, जिनको कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर वापस करना है, वो short-term borrowings जो इनके हैं, वो उसमें पोजीशन इसकी क्या है? Does it have the capacity to repay? जो ऑपरेटिंग साइकिल है, इनका जो वर्किंग कैपिटल है, उसको कितनी बार वो रोटेट कर पाता है. एंड थर्ड, द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, जो ये लंबे पीरियड के लिए लोन्स लिए हैं, जो बॉन्ड्स इन्होंने इशू किए हैं, इज इट इन अ पोजीशन टू रीपे दीज एज पर द टाइम पीरियड. ये लंबे पीरियड के लोन्स हैं, इनका एक टाइम पीरियड हो. सो इज इट इन अ पोजीशन टू एक्चुअली रीपे एज पर द टाइम पीरियड. इस कॉन्टेक्स्ट में आई वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन ऑन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे अभी रिसेंटली ये मिला एक न्यूज आर्टिकल में. चाइना में आप ऑलवेज चाइना के बारे में हार्दिक पढ़ते रहेंगे. यू विल प्रोबेबली नो कि इट हैज एक्सीलेंट ग्रोथ. इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्क शॉप ऑफ द वर्ल्ड. चाइनीज गुड्स हर जगह दुनिया में पाए जाते हैं. चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है, द अमाउंट ऑफ the weight has increased over the years. That is again something जो कि एक उदाहरण के तौर पर सबको दिया जाता है. सब कुछ है, लेकिन recently क्या हुआ है कि in China there has a real estate crisis has developed. That means उनके जो builders हैं, they have reached a position जहां पर कि उनके पास में पैसों की कमी आ गई है. क्यों पैसों की कमी आ गई है? Because they are not in a position to complete the flats that they have and sell them. ये क्या किए हैं कि जो पैसे इनको मिले अपने एप्लीकेंट से, जिनको खरीदना था फ्लैट अपने बायर्स से, वो पैसे लेके ये डाइवर्ट कर दिए. सोचे कि कुछ और प्रोजेक्ट में लगा दो. ये काम इंडिया में भी हुआ है, लेकिन चाइना में दिस हैज टेकन ऑन अ वेरी वेरी सीरियस व्हाट शैल आई से, अ वेरी सीरियस डायमेंशन. और ये वहां पर हो रहा है राइट फ्रॉम 2019. नाउ द रेगुलेटर इन चाइना, or let's say the government in China, they decided कि हम इस रेशियो एनालिसिस को यूज करें टू अंडरस्टैंड कि इनमें से कौन से कंपनीज ऐसे हैं जो अच्छे हैं और कौन से कंपनीज ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम में हैं और इनको या तो बिजनेस से निकाल दें या इनको मदद करें. तो ये 3 रेड लाइन बनाए. सो दीज आर नोन एज द 3 रेड लाइंस. तो ये रेड लाइंस क्या है? इनका कहना है कि कंपनी की आउटसाइड लायबिलिटी टू एसेट रेशियो should not be more than 70%. In fact, it should be less than 70%. इसका मतलब ये है कि आप जो एसेट्स आपके पास में है, उसमें से कुछ एसेट्स क्रिएट किए गए हैं फ्रॉम योर borrowings. You have borrowed long term, you have used it to create assets. बाकी assets create किए गए हैं from your own investments. जो आपकी अपनी equity है, profits है, उसको that is one source of funds for you. The other source of funds is your outside liability, जो आपने बाहर से लिया है. So they are saying the outside liability to your total assets should not be more than 70%. This is the first ratio. The second ratio is known as a net gearing ratio. Total debt divided by shareholders equity of less than 100%. That means अगर आपका shareholders equity 100 रुपये है, तो आप 100 रुपये से ज्यादा उधार नहीं लें. और लास्ट है कैश टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऑफ एटलीस्ट 1.
जो भी आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, जो करंट लायबिलिटीज है, या एनी अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इट शुड नॉट बी मोर देन द कैश दैट यू हैव. सो नॉर्मली इतने सख्त रूल्स नहीं होते हैं किसी कंपनी के लिए. किसी भी पैरामीटर में आप किसी भी रेशियो में देख लीजिए, अगर आप किसी इंडियन कंपनी को लेंगे या किसी अमेरिकन कंपनी को लेंगे जो हेल्दी है, तो ठीक ठाक से चल रहा है, यू विल प्रॉब्ली नेवर फाइंड कि ये 70% से कम होगा. ये डेफिनेटली ज्यादा होगा. टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज टू एसेट रेशियो विल डेफिनेटली बी मोर देन 70%. सिमिलरली नेट गियरिंग रेशियो 100% से ज्यादा होगा ही. बहुत सारे बोरोइंग्स होते हैं कंपनीज के. Recently, you may have read about Adani and the borrowings he has. You will find that all these companies have very high gearing ratios. Cash to short-term borrowing ratio of at least 1 ये होता ही नहीं है कभी. But China has been forced to use these ratios and to have very, very demanding levels of these ratios because these real estate companies have been diverting money. ये पैसे लेके उसको क्या कर रहे हैं कि दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन दैट वे दे आर एक्चुअली डिफ्रॉडिंग देयर इन्वेस्टर्स. जो लोग उनके पैसे दिए फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ बाइंग हाउसेस, उनके पैसे को लेके ये गलत काम कर लिए. व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस स्टोरी? बिकॉज दिस शोज यू हाउ रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशियोज कैन बी यूज्ड बाय अ रेगुलेटर. एक रेगुलेटर कैसे इसको यूज कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ actually understanding companies, the performance of companies, and for drawing a line beyond which a company cannot go. अगर वो अपनी हेल्थ को नहीं मेंटेन कर पाएगी, they will not be allowed to operate in China. So ये बात basically I wanted to show you through this example. The 3 red lines were set up as a framework to deleverage, मतलब लोन कम कर the real estate industry. जैसे सपोज करो किसी कंपनी के पास में ये रेशियो एडवर्स है, 70% से ज्यादा है. व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव बिफोर द कंपनी? उसको कम करने के लिए दे विल हैव टू अरेंज कैपिटल. वो अपना पैसा और उसमें लगाएंगे. अगर अपना पैसा वो और लगाएंगे तो डेट का जो प्रोपोर्शन है वो कम जाएगा. सो दैट इज द बेसिक रूल, द गेम हियर. To deleverage मतलब debt को कम करना, repay debts, the real estate industry, whereby the more leveraged the company was, the more they had to reduce their outstanding debt. जितना ज्यादा debt किसी कंपनी के पास में है, उतना ज्यादा pressure उस पर है कि वो पैसे arrange करे और अपने debts को repay करे. Deleveraging was also imposed on banks to reduce the loans they could provide for property purchases. Banks पर भी एक प्रेशर डाला गया कि आप पैसे अरेंज करके फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन कंपनीज को आप लोन्स ना दें, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी हाईली लेवरेज्ड. However, it was applied on such a large scale that it caused real estate industry to fall into a liquidity crisis. ये होने के बाद एक बड़ा सा लिक्विडिटी क्राइसिस इनके पास आ गया. खैर, चाइना का जो प्रॉब्लम्स है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन trying to solve those problems or to understand them even better than this. Basically, the point I wanted to make was that when we look at ratio analysis, please try to understand that these things have very practical applications at every level. For you and me, it may be just important because I want to analyze the company. But look at the effective way in which it has been used in China by the regulator, by the government, to basically ensure that companies who have taken too much loans are forced to reduce the loans by arranging more capital and becoming healthier. Isme, so you understand the gearing ratio better, I have explained it to you here. Long-term debt plus short-term debt plus any bank overdraft divided by shareholder equity. Or shareholder equity mein always remember it is equity capital plus reserves and surplus. एक और रेशियो जो स्लाइड में मेंशन किया गया था, कैश टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग. जनरली शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर स्मॉलर इन अमाउंट फॉर अ शॉर्टर पीरियड, लेस देन अ ईयर. तो ऐसे जो बोरोइंग्स होते हैं, मोस्टली द करंट लायबिलिटीज, you can think of them as short term borrowings. Cash is already there in the current assets.
इससे आप अगर किसी, जैसे अगर आप कोलगेट पामोलिव का ये रेशियोज निकालें, you will begin to get an idea about how let's say stringent या कितना demanding है वो ratios in China. ठीक समझ में आ रही है हार्दिक? हार्दिक, are you understanding? Yes, sir. ये चाइना वाला एग्जांपल आपको कैसा लगा? ये कुछ समझ में आया ये? इतना परफेक्ट तो नहीं सर. आप लोग थोड़ा करके आप ट्राई कीजिए. जस्ट टेक, ये तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आप किसी भी कंपनी का फिगर्स को ले लीजिए, टेक द फिगर्स ऑफ एनी कंपनी, और उस फिगर को लेके यू ट्राई टू सी कि ये रेशियोज क्या है. कैन इट एक्चुअली बी as good as the China regulator? क्या? Okay. So now let us look at some of the other solvency ratios. So long-term solvency position, इसमें हमारे पास में कौन कौन से रेशियोज हैं? टोटल डेट टू टोटल कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटल, इंटरेस्ट कवर और इक्विटी मल्टीप्लायर. तो इसमें हम पहले तो ये फिगर्स को देख लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास में जो फिगर्स हैं, सो वी हैव टेकन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट, सेम बैलेंस शीट जो हम लोग देख रहे थे. सो अकाउंट्स पेएबल इज 4666. अकाउंट्स पेएबल क्या है? Those suppliers from whom I have taken raw material or components and I have not paid, I have bought on credit. जो भी हमने क्रेडिट में खरीदा है, that is in my accounts payable. ये अगले 2-3 महीने में ये पैसे हमें वापस करने हैं. Other current liabilities and provisions, 3148. Basically ये जो भी पैसे हैं, this 3148, it has to be repaid within 12 months. वो कुछ भी नेचर कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी सैलरी, इट कैन बी रेंट, इट कैन बी टैक्सेस, इट कैन बी एनीथिंग एल्स. लेकिन जो भी है उसका कॉमन फीचर क्या है? इट हैज टू बी रीपेड विद इन 12 मंथ्स. अगर हम इन दोनों चीज को ऐड कर लेते हैं, वी आर गेटिंग आवर करंट लायबिलिटीज ऑफ 7814. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो हमारे पास में इज 357, कम है ये. इक्विटी प्लस रिजर्व्स हमारा है 4896. So this is my shareholders equity, this is my current liabilities, this is my long term liabilities. Basically short term liability ये पीला वाला फिगर है, the green figure represents the long term liabilities, and this represents my capital 4896. Because remember, reserves and surplus क्या है? It is the earnings made in the previous years which has been retained by the company. जो भी प्रॉफिट कमाई होगी कंपनी बीते हुए वर्षों में, जिसको ये डिविडेंड के रूप में नहीं बांटी बल्कि कंपनी में री इन्वेस्ट कर दी, वो वाले पैसे. सो इस रेशियो को आप खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हार्दिक. सो कैन यू कैलकुलेट द रेशियोज? ये देखिए, इंटरेस्ट कवर रेशियो क्या होगा? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये 300 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. आपका जो अर्निंग्स है वो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से कितना ज्यादा है? लेट्स से यू आर अर्निंग 600 एंड योर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर दैट ईयर इज 100. तो आप बहुत कंफर्टेबल हैं, बिकॉज योर अर्निंग्स आर 6 times द एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. लेकिन लेट्स से दैट योर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर 500 एंड यू आर अर्निंग 400. तब क्या समझा जाएगा? कि आपका जो अर्निंग्स है, इट इज नॉट इनफ इवन टू पे द इंटरेस्ट. बाकी चीज तो छोड़ ही दो. सो यू आर गोइंग इनटू लॉस एंड सूनर और लेटर एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू बाय योर क्रेडिटर्स. तो दिस इज वन. इक्विटी मल्टीप्लायर क्या है? बेसिकली टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व्स. इससे ये पता लग जाता है कि आपने डेट कितना लिया है. लेट्स से कि आपका टोटल एसेट्स है 4 और आपका इक्विटी प्लस रिजर्व है 2.
तो वो जो 2 और है, if you look at the multiplier, it is 2. That 2, where did you get that 2? That 2 is money that you have borrowed. Assets कहाँ से आप create करते हैं? You are creating it either out of your own capital or from borrowed money. तो जो borrowed money है, वो कितना है as compared with your own money? That is your equity multiplier. इसको आप अपने से करके देखेंगे to calculate these different ratios are there, so that you get a good idea about what these ratios are. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक कैलकुलेटर लेके आप बैठेंगे, इट विल टेक यू 5 मिनट्स, लेकिन उससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी अबाउट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन. और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में क्या है? लिक्विडिटी ऑफ अ कंपनी इज अ मेजर कंसर्न फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स एंड मैनेजमेंट. रिमेंबर, ये जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं वो कौन से हैं? सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इनमें से वो होंगे जो आपको कुछ रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स उधार में बेचे हैं, योर सप्लायर्स. द अदर कंपोनेंट आर योर एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग फॉर यू, हु आर एक्सपेक्टिंग टू बी पेड. दे ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आपकी लिक्विडिटी इतनी अच्छी हो कि हर महीने उनको सैलरी मिल जाए. आपका लैंडलॉर्ड एक्सपेक्ट करता है कि आपकी लिक्विडिटी इतनी अच्छी हो कि हर महीने उसे अपने रेंट मिल जाए. Your banker is interested कि हर महीने आप इंटरेस्ट उसे पे कर दें. So these are all short term creditors जो चाहते हैं कि आपका पोजीशन इतना अच्छा रहे कि सही समय पर आप उन्हें वापस कर सकें. And that your ability to repay depends on your liquidity, कि आपके पास में कैश है या नहीं है. Liquidity is basically cash. So इसमें किस तरह के शॉर्ट टर्म में हम कंसिडर करेंगे? शॉर्ट टर्म होगा डेट्स falling due within the current year. So the use of not only cash held by the company, cash generated from sale of merchandise and collection of receivables. So basically इनको आप कैसे वापस करेंगे? जो ऐसे डेट्स हैं आपके, जो कि ऐसे उधार हैं जो कि विद इन करंट ईयर आपको रीपे करने हैं. ये रीपे करने के सोर्सेज आपके पास में क्या है? वन इज टू यूज कैश. जो आपके पास में कैश अवेलेबल है आपके बैंक अकाउंट में, एक तो वो है. दूसरा कौन सा है कि जो आप रिसीवेबल्स आपके पास है, यू हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यू विल हैव टू गेट दोज क्रेडिटर्स टू दोज डेटर्स टू रीपे, और वो आपको वापस पैसे करेंगे. ओनली देन विल यू हैव कैश टू रीपे योर लायबिलिटीज. This is why we need to analyze the relationship between current assets and current liabilities. अगर आप current liabilities को कैश में easily convert कर सकते हैं, beg your pardon, अगर आप अपने current assets को easily convert कर सकते हैं into cash, you will be able to pay your current liabilities. और ये current liabilities are your short-term borrowings. The first step is to understand the concept of working capital. और यहां पर हम working capital को समझने की कोशिश करेंगे. Working capital क्या है? Basically जो current assets है जिसके बिना पर आप अपना business चलाते हैं. So any type of business, you are running it on a day-to-day basis on the basis of your current assets. You need cash in the bank. You need some assets to run. You need those inventories. तभी तो आप काम कर पाएंगे. यू नीड इनफ कैश टू पे योर एम्प्लॉइज. ये आपके करंट एसेट्स जो हैं, ये इतने होने चाहिए कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है अपना डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए, वो आपके पास मौजूद हो. और ये करंट एसेट्स का सोर्स कहां से आता है? ये करंट एसेट्स, इट कम्स फ्रॉम योर करंट लायबिलिटीज. लेकिन नॉट जस्ट फ्रॉम योर करंट लायबिलिटीज, थोड़ा उससे ज्यादा होता है. और वो जो ज्यादा एक्स्ट्रा जो आता है, दैट कम्स फ्रॉम योर लॉन्ग टर्म सोर्सेस. इस चीज को हम अगले स्लाइड में एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो आपके पास में जो नेट वर्किंग कैपिटल है, इट इज द सरप्लस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. Working capital is financed from long-term funds, and as this is the cushion that the company has in meeting its liabilities. जो extra that net working capital वाला जो portion है, वो कहाँ से आ रहा है? It is coming from your long-term funds. इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं.
करंट लायबिलिटीज का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? पेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक परचेज ऑन क्रेडिट। आप इन चीजों को खरीदे अपने सप्लायर से, सो सम ऑफ इट यू हैव बॉट ऑन क्रेडिट, सो ये आपका पेबल्स हो गया। Current liabilities also includes all other expenses related to the day-to-day running of the business, जैसा कि आपको बता रहे थे थोड़ी देर पहले, salaries, wages, rent, electricity, phones, mobiles, advance tax, etc. देखिए ये जितनी चीजें यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं ना, none of these things can be delayed. Salaries हो या wages, rent, electricity, all these things have to be paid on time. There is no margin. This is why it is a current liability. आपको देना है, जैसे ही ये ड्यू होगा, it has to be paid. All these liabilities have a due date. They have to be paid by then. The firm has to pay from its cash balances and from its cash sales or from the receivables. आपके पास कहाँ से आएंगे पैसे to pay this? किसी को भी पैसे देने के लिए या तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो, और या नहीं तो आप अपने रिसीवेबल्स को रिकवर कर लें। जो आप अपने बायर्स को उधार में बेचे हैं, you should be able to get that money back on time. Only then will this happen. Over and above this, the company can use some amount from its long-term funds. तो एक इसमें तरीका ये हो सकता है, मे बी कैश में और रिसीवेबल्स कलेक्ट करके भी मेरे पास में जो पैसे आते हैं, हो सकता है कि सही वक्त पर मुझे कंप्लीट पैसे नहीं हो सके. Suppose I have to repay someone in 15 days. If I am relying only on my cash in the bank and collection of receivables, maybe I will not be able to arrange the money in 15 days. इसलिए I should always have some extra cushion, जो हमारे पास में हमेशा उपलब्ध. ये कहाँ से आएगा this extra cushion? This extra cushion has to come from your long-term liabilities. That means जब आप long-term कोई लोन लिए थे, at that point कुछ पैसे उसमें से निकाल के आप अपने बैंक अकाउंट में रख लिए होंगे, only for the purpose of this cushion, कि कभी भी अगर किसी कर्जदार को मुझे हाथों हाथ पैसे देने की जरूरत पड़े, तो इस पैसे से हम उसको दे सकते हैं. सपोज कीजिए कि आपका जो मशीन्स और इक्विपमेंट के लिए जो पैसे आपको चाहिए वो 200 रुपए चाहिए, तो आप जो लोन लेंगे टू गेट दिस, टू अरेंज दिस, यू विल ट्राई टू गेट little more than this. या आप अपना जो contribution लगाएंगे उसमें, some of that you will take that and you will put it into your bank account, which can be used for the day-to-day running of operations. तब आपको liquidity problems नहीं होगी कभी. So without the extra amount, the company will always have to rely on cash sales of its goods or collection of dues from debtors, which is a time-consuming process. इसलिए वो cushion आपको चाहिए. Now इसमें ना आप देखिए, from this you will understand. ये मैरिको कंपनी से एग्जांपल है. The total short-term finance available to the firm is 12,407 million. अब देखिए इसमें क्या निकलता है, current assets minus current liabilities. तो current ratio की हम बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ पर इसको देखें, इसका current assets है 15,892 रुपए. Here current liabilities are 12,407. If you minus this, you are getting 3,485 million. So the question is, ये 3,485 कहाँ से आया? इसके पास में जो मार्केट से जो उधार होगा इसको मिल सका. It was 12,407. Current assets इसके पास में ज्यादा है. ये कहाँ से आ रहा है? तो one way is to arrange the figures in, आप जो बैलेंस शीट से उसके पैसे जो आइटम्स आपके पास हैं, जो फिगर्स हैं, if you rearrange it like this, you will get an idea. बैलेंस शीट से आप ये फिगर लीजिए, the current asset figure, you take the net fixed asset figure and you take the other assets figure, इन तीनों को ऐड कर लीजिए. What are you getting? You will get your total asset figure of 37,072. Remember, जब हम लोग शुरू किए थे our discussion on accounts, we said that assets are financed from liabilities. So ये जो assets हमारे पास में हैं, this 37,072, where has it been financed from? It has been financed from my current liabilities, 12,407. ये remember current liabilities वो liabilities हैं जो कि 12 महीनों के अंदर वापस करने होते हैं.
तो एक सोर्स तो ये है which I have used. The other source is I have taken long-term loans of 4,850 और शेयर होल्डर्स इक्विटी मेरे पास में 19,815 रुपए. तो ये तीनों मिला के यू फाइंड दैट इट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स. और इसमें से इफ आई टेक द करंट एसेट्स और उसमें हम करंट लायबिलिटीज निकाल लेते हैं तो आई एम गेटिंग दिस 3485. व्हाट डज दिस मीन? ये जो 3485 है ये पैसे कहां से आए? इट इज कमिंग फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एसेट्स. इससे आ रहे हैं फ्रॉम द जो लॉन्ग टर्म हमारे जो लायबिलिटीज हैं वहां पर से आ रहे हैं. जैसे आप इसमें से देखिए, लेट अस लुक एट इट हियर. हमारे पास में नेट वर्किंग कैपिटल इज 3485, नेट फिक्स्ड एसेट्स है 14224, अदर एसेट्स इज 6956. ये कितना होता है तीनों मिला के? इट कम्स टू 24665. इफ यू लुक एट लॉन्ग टर्म लोन्स कितना है? 4850. शेयर होल्डर्स इक्विटी 19,815. आई एम गेटिंग द सेम फिगर. लायबिलिटीज एंड कैपिटल 24665. नाउ इससे क्या पता लग रहा है कि जो बैलेंस अमाउंट है, सी हमारा जो टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है इट इज 24665. इसमें से हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है 14,000, अदर एसेट्स होता है से अबाउट 7,000. ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में ये कहां से आ रहा है? दिस अमाउंट इज कमिंग फ्रॉम माय लॉन्ग टर्म फंड्स. वहां पर से आ रहा है. So this working capital is maintained by the company on a long-term basis. That is why it is arranged from long-term funds. Long-term funds हम ले आते हैं जिसमें कि कभी भी जरूरत पड़े तो ये पैसे मेरे पास उपलब्ध हैं. It is used for short-term purposes related to the running of the business, but it is not required to be paid back to creditors in the short term. It gives extra liquidity to the company. रिमेंबर करंट लायबिलिटीज में हमारे पास में जो भी लायबिलिटी है उनको हम लोगों को 12 महीनों के अंदर पेमेंट करना है. 12 महीने कहने की बात है, एक्चुअली हो सकता है कि 2-3 महीनों के अंदर ही हमें पेमेंट करने की जरूरत पड़े. एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि हमेशा हमारे पास इतना कैश रहेगा अपने और इतने हम रिसीवेबल्स को कलेक्ट कर पाएंगे कि इनकी हम पेमेंट कर सके. इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने जो ओरिजिनल जो हमारे पास में कैपिटल वगैरह जो था, जो लंबे पीरियड के लिए था, जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स थे, उसमें से कुछ पैसे निकाल के अपने पास में हम रख लेते हैं फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, हार्दिक? यस सर. हार्दिक, आर यू गेटिंग मी? यस सर. इसको आप अपने से ना करके एक बार देखिएगा, यू विल गेट दिस बेटर. ओके सर. हाँ, उसके बाद let us look at the current ratio. Current ratio is once again the same thing that जो relationship अभी हम लोग देख रहे थे current assets और liabilities के. We found कि in the previous slides we found that the actual amount of net working capital was 3485. तो ये जो 345 एक्स्ट्रा था ये current assets का पार्ट था, liabilities उससे कुछ कम था. तो नॉर्मली करंट रेशियो में अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा होगा तो दैट मींस इट विल बी मोर देन 1. सो इन दिस एग्जांपल बेसिकली हम क्या देखेंगे कि कैसे इसको हमने कैलकुलेट किया है. सो लुक एट दिस हियर. कोलगेट पामोलिव बैलेंस शीट. करंट एसेट्स 7930, करंट लायबिलिटी 7814, नेट वर्किंग कैपिटल 116. Current ratio, current liabilities to current assets is exactly 1. In the case of this company, they have not kept any margin in FY13. FY12, 11 and financial year 10 थोड़ा सा ज्यादा है 1.1. तो आपको बता दें कि ये जो चीज है, ये जो कोलगेट पामोलिव पे हम देख रहे हैं, this is not normal because this company is a big company जिसमें कि इनके जो suppliers हैं they cannot dare to demand their dues on time. This is the reason why they are able to maintain such a low ratio. So
from a trade creditors perspective, higher the current ratio, the better is for them. नॉर्मली अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी को उधार पे माल देती है तो वो देखना जानना चाहती है कि करंट रेशियो इसका कैसा है. अगर करंट रेशियो इसका बहुत पुअर है तो नॉर्मली कॉन्फिडेंस की कमी आएगी कि भाई हो सकता है हमारे पैसे वापस नहीं कर सके. लेकिन इन द केस ऑफ कोलगेट पामोलिव दे आर नॉट कंसर्न बिकॉज देयर मार्केट पावर इज सो स्ट्रॉन्ग कि अगर वो किसी सप्लायर के पास जाती है और उससे कोई कंपोनेंट खरीदती है, कोई रॉ मटेरियल खरीदती है, तो उस सप्लायर के पास में ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि जो भी टर्म्स उसको वो दे उसको वो एक्सेप्ट करे. अगर वो उसको कहता है कि भाई हम 6 महीने के बाद वापस करेंगे पैसे तुम्हारे, पेमेंट करेंगे, दे विल हैव टू एग्री बिकॉज द ऑर्डर इज बिग. एक स्टेडी बायर उसके पास में है, they have no option. So current ratio of less than 1 would mean that the net working capital is negative and the firm either has very high market power. 1 या इससे कम अगर है तो इससे क्या पता लग रहा है कि मार्केट पावर बहुत अच्छा है. अदरवाइज द फर्म माइट बी इन डीप ट्रबल. अगर मार्केट पावर अच्छा नहीं है और ये रेशियोज इस तरह के, तब आज न कल जो उसके सप्लायर्स हैं वो इसको उधार देना बंद कर देंगे. और अगर ये उधार देना बंद कर देंगे, दिस कंपनी विल कम टू एन एंड. तो ये चीज और इसको फिगर्स को एक बार कल हम लोग फिर वील ट्राई टू रिवाइज दिस सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ दिस. उसके बाद रिमेंबर वी स्पोक अबाउट द क्विक रेशियो. क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं. इसको कैसे हम निकालते हैं? We will basically be using this to find out which assets can be converted into cash easily. पर्पस ये है कि जितना ज्यादा लिक्विड एसेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना. फॉर एग्जांपल अगर हम टोटल करंट एसेट्स को ले लेते हैं, इस एग्जांपल में टोटल करंट एसेट्स है मेरा 7930, इसमें से हम क्विक एसेट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्विक एसेट्स कौन सा होगा? ये करंट एसेट्स का एक हिस्सा है इन्वेंट्री, मतलब जो इनके पास में रॉ मटेरियल्स पड़े हुए हैं, जो फिनिश गुड्स है. तो ये जाहिर है कि जो इन्वेंट्री है या जो रॉ मटेरियल्स है, दीज आर नॉट गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश immediately. It will take some time. Therefore, it cannot be considered to be quick. It is not very liquid. So this amount is 1853. So if we remove this 1853 from the current assets, we are left with quick assets which are 6077. ये quick assets जो हैं, इनकी खासियत क्या है कि they can be converted into cash in a very short period of time. Therefore, they are known as quick assets. Current liabilities जो हमारे हैं, ये है 7814. तो ये quick assets से ज्यादा है. तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है? 0.8. नाउ लाइक आई सेड, ये फिगर्स हैं हमारे इस दिग्गज कंपनी की कोलगेट पामोलिव, जो कि इतना कम रेशियो पर भी प्रॉफिटेबल है और अपना दबदबा बनाए हुए है. बट इफ यू लुक एट दिस टुमारो, we'll try to look at some company which is smaller, and then we will look at the same ratios and we will see that they will never be as low as this. So for Colgate Palmolive India Limited, this ratio has decreased to 0.8% from 0.9 in 2010. It implies that Colgate Palmolive has slightly less than a rupee of quick assets for every rupee of current liabilities. मतलब इसको अपने current liabilities को पे करने लायक भी current assets नहीं है, फिर भी इसको चिंता नहीं है. इसलिए कि इनके जो क्रेडिटर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, इनमें ये हिम्मत नहीं है कि ये कोलगेट पामोलिव के खिलाफ एक्शन ले और इनसे कहें कि आप मुझे जल्दी दे दो. व्हाई? बिकॉज देयर फ्यूचर बायर विल गो, ये किसी और के पास चले जाएंगे. तो ऐसे अगर अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो कोलगेट पामोलिव इज नॉट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लिक्विडिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होल्डिंग एसेट्स which are closer to cash in relation to current liabilities. इनके पास में quick assets अच्छे नहीं हैं. लेकिन basically this can be a conscious calculated move to make use of its market power. ये basically अपना market power का इस्तेमाल कर रहा है. ये कह रहा है कि भैया हम आपको लेट देंगे पैसे. I am not going to
कीप एक्स्ट्रा कैश रेडी फॉर यू. मेरा जब सेल्स होगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, आई विल पे. Later on, when I show you the payable period, उससे भी आप समझ पाएंगे. Another alternate reason, often true in case of firms not doing well, is that a low quick ratio signals a firm in deep working capital crisis. कल हार्दिक, we will look at some particular firm, उसके actual figures लेके हम लोग देखेंगे, and we will try to see कि उसके quick ratio से हम क्या समझ सकते हैं. अगर low है, how it can indicate कि this company is going to go into a crisis. So, ये वाला जो पार्ट था, we will end our discussion here today. And कल, tomorrow you will be with us by 6, ना? Yes, sir. 6 o'clock. 6 o'clock. So 6 o'clock we will continue our discussion. और basically हमारे पास में इसमें खत्म करने के लिए 3 वीकेंड्स बाकी. और 12 अक्टूबर तक ये चलेगा हम लोग का. तो उसमें से एक वीकेंड तो हमारा चला जाएगा इसमें और सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट. इसलिए 2 वीकेंड्स और हैं, तो ये 2 में वी विल ट्राई टू फिनिश दिस लास्ट चैप्टर, एंड देन लास्ट में वी विल ट्राई टू गो फॉर द टेस्ट. तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. ठीक है आदित्य, गुड नाइट. Good night.